हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम साथी। जी हाँ, साथी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपके लिए आप ही की मेंटल हेल्थ और आपकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के ढेर सारे सॉल्यूशंस लेकर आती हूँ। अलग अलग टॉपिक हर बार आपके लिए लेकर आती हूँ और हर बार मेरे साथ एक साथी जरूर होते हैं। साथी कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ जो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप तक लेकर आते हैं। और आज के कार्यक्रम साथी में मेरे जो साथी हैं वो हैं विकास भदौरिया जी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं सोल सर्फर्स। सोल सर्फर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि हम अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस यानी हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को किस प्रकार से अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। ये एक ऐसी टिप है जो जब कभी भी जिंदगी में मिले तभी अच्छी होती है, क्योंकि हम जिंदगी के हर पड़ाव में बहुत सारे बदलाव देखते हैं और जब हम जिंदगी के रिश्ते के बदलाव देखते हैं तो उन्हें हैंडल कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी की भी हमें जरूरत होती है। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच भावना मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। विकास जी, आज का जो टॉपिक है हाउ टू हैंडल मैट्रिमोनियल रिलेशंस। और मैट्रिमोनियल रिलेशंस की बात करूं तो आप तो डेली ऐसे बहुत सारे केसेस एड्रेस करते हैं जहां बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड्स आपके पास आते हैं। सबसे पहला सवाल ही यही मैं जानना चाहूंगी कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता दो बहुत ही खास चीजों पर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला होता है भरोसा या ट्रस्ट और दूसरा होता है हमारी इंटीमेसी, क्योंकि कहते हैं ना यही एक रिश्ता है जो सबसे ज्यादा इंटीमेट है। हमारे माता पिता से भी ज्यादा जो इंटीमेट रिश्ता हमारा होता है वो ऐसा होता है जो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में अगर आप देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी रह गई है और इसकी इम्पोर्टेंस को लोग गंवाते जा रहे हैं या समय रहते उनके पास इसकी इम्पोर्टेंस को जानने का समय नहीं है। क्या होनी चाहिए इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस? डेफिनेटली मुझे लगता है भावना मैम, जैसे हम हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं जी। अगर लेट्स से किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है, किसी को अगर मैनेजमेंट में जाना है तो वो MBA की पढ़ाई कर सकता है। लेकिन शादी एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप देखेंगे इसके लिए कोई भी पढ़ाई, कोई भी पहले से प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है। मैक्सिमम सिनेरियोज में जो हमारे बताने वाले लोग होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं या फिर दोस्त होते हैं या फिर नेबर्स होते हैं। एंड मैक्सिमम सिनेरियोज में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती एंड उसके बाद वो शादी फिक्स होती है, एक फंक्शन होता है, हमें कहने को वो 7 वचन बताए जाते हैं एंड मैक्सिमम सिनेरियोज में कोई भी ब्राइड या ग्रूम उन वचन्स के लिए यस ही बोलेगा। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट इज व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ मैरिज। अगर इफ देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर द मैरिज, हाउ वन कैन सेंसिबली हैंडल दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कोई नहीं बताता। बिकॉज अगर आप डेटिंग पीरियड में देखेंगे, अगर आप कोर्टशिप पीरियड में देखेंगे, मैक्सिमम सिनेरियोज में लोग अपना बेस्ट वर्जन एक दूसरे को दिखाते हैं। दे ऑलवेज वांट टू कीप देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बट व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस? एंड जैसे ही वो शादी होती है वो डिफरेंसेस भी दिखने लगते हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंसेस, बिहेवियर के डिफरेंसेस, एक्शंस के डिफरेंसेस एंड धीमे धीमे वही डिफरेंसेस गैप्स बन जाते हैं। एंड कई बार कपल्स को पता भी नहीं चलता है कि वो जो गैप्स हैं वो कब टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ गए। वहाँ से वो जो सारी अंडरस्टैंडिंग है दैट टेक्स अ हिट कि वेदर दिस वाज आल्सो सपोज टू हैपन इन अ मैरिज। क्या शादी या निकाह किसी चीज़ ये भी हो सकता था? यार हमें तो पता था कि शादी होगी, हम हम हनीमून पे जाएंगे, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, बट दिस इज रियल लाइफ एंड नोबडी टीचर्स अस लाइक दैट। So I think definitely that because the entire crux of the matter is wrong, the premise is wrong, that's why that understanding never gets developed according to me. So, कुछ चीजों पर शादी से पहले बात होने की बहुत जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग, क्या एक दूसरे को आप समझ पाए हैं? और जब हम बात कर रहे हैं समझ पाने की तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, दिखने में कोई इंसान कितना अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी में उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, उसकी चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। क्या हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं? अगर लड़का और लड़की या शादी से पहले दोनों पुरुष और महिला एक दूसरे से इन चीजों पर बातें करें तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा ढंग से डेवलप हो सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि शादी से पहले
हम समाज के बारे में, परिवारों के बारे में, एक दूसरे के रहन सहन के बारे में, पहनावे के बारे में, एक दूसरे के बैंक बैलेंस के बारे में, करियर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम कभी भी अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं। ये जानते ही नहीं है कि इस रिश्ते से हमें चाहिए क्या। बिल्कुल। और जब रिश्तों से हमें क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी नहीं होगी तो उस रिश्ते में आने वाले समय में क्या क्लैरिटी रहेगी ये आप सभी भी जानते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल फोन, मुझे बताइए 8010781078 पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि हम अपने मैट्रिमोनियल रिलेशंस को कितनी इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। हैंडल की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि आजकल हम सभी ये जानते हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां हर कोई फेस कर रहा है, और जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो परेशानियां आती ही हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ढंग से हैंडल कर सकते हैं, यही एक सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट जो है वो है विकास भदौरिया जी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं सोल सर्फर्स। सोल सर्फर्स को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, soulsurfer.in। सोल सर्फर पर जा सकते हैं और उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ अब अगला सवाल इनसे जानना चाहूंगी, और अगला सवाल ये है कि अक्सर मैरिज काउंसलर्स तो चलिए हम बात करते ही हैं, लेकिन हर इंसान ये कहता है कि जब कभी भी एक अच्छी शादी की रिश्ते की बात की जाए, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते की बात की जाए, तो वहाँ पर एक ओपन डायलॉग होना चाहिए रिश्ते में, जहाँ की पति और पत्नी एक दूसरे से खुलकर अपनी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, एक दूसरे से कह पाए। पर क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में या कभी भी रिश्तों में ये ओपन डायलॉग होता है? मैम, मुझे लगता है अगर कोशिश की जाए आज भी जी 2023 में भी तो इसकी पॉसिबिलिटी है जी। तो इंडिविजुअल्स, दो पार्टनर्स उस डायलॉग को सक्सीड करा सकते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरी रिलेशनशिप या एवरी मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स विल सर्टेनली हैपन. It can happen on daily basis, weekly basis, monthly basis. But how to resolve those conflicts? First of all, I think because these are two individuals, ये दो अलग अलग इंसान हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है जी। हमने बहुत बार ऐसा देखा है सोल सर्फर पे कि कई बार पार्टनर्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके एक दूसरे के पास आते हैं जी, जी, कि जी। तुमने ये नहीं किया, तुम वैसा नहीं करते हो, तुम उनकी तरह नहीं दिखते हो, तुम उनकी तरह कपड़े नहीं पहनते हो, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाते हो। एंड कई बार ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बाहर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस से ड्राइव हो रहा होता है, किसी और को देख के, किसी और का पार्टनर, किसी और का हस्बैंड, किसी और की वाइफ। तो मुझे लगता है कि वो चीज़, वो कंपैरिजन करना सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा उन सारे पार्टनर्स को, बिकॉज इट इज़ अबाउट देम एंड देन दे शुड ऑलवेज एम टू क्रिएट अ शेयर्ड पूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। एंड वो भावना मैम बिना रिस्पेक्ट क्रिएट किए नहीं हो सकती जी। तो जब भी आप बात करें, जब भी आप टाइम निकालें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, ऑलवेज स्टार्ट दैट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है अगर दोनों लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों लोग एजिटेटेड हैं, तो हमेशा उस कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पाएगा जी। उस केस में एक पार्टनर को शुड बी टेकिंग अ स्टेप बैक, बिकॉज जब आप थोड़ा सा वनरेबल हो जाते हैं, कई बार शायद आप देख पाएं कि उस एजिटेशन के पीछे, उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे कितनी लोनलीनेस छिपी है आपके पार्टनर की। तो मुझे लगता है कि टर्न बाय टर्न आप बात करें, स्टार्ट विद रिस्पेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि इज देयर सम हेल्पफुल वे टू लुक एट थिंग्स. Always try to ask yourself, are you always being complaining? Or you also want to look for solutions as well. क्या आप एक लेवलिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं एक दूसरे के लिए, या फिर सिर्फ आप अंडरमाइनिंग स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए यूज़ करें? लेवलिंग स्टेटमेंट्स का एक एग्जांपल कि हाँ, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि तुमने वहाँ पे ऐसा क्यों किया था, मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम थोड़ा गलत थे, मुझे ये पर्सपेक्टिव आ रहा है इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है कि बिना सामने वाले को अंडरमाइन किए हुए, बिना सामने वाले को नीचा दिखाए, बिना सामने वाले को ओवर गुस्सा दिखाए अगर हम किसी कॉन्वर्सेशन को शुरू करेंगे तो उस कॉन्वर्सेशन का, एज पर रिसर्च भावना मैम, इफ अ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स इन अ पॉजिटिव मैनर, देयर आर मच हायर चांसेस दैट वुड ऑल्सो एंड इन अ पॉजिटिव मैनर ओनली, एंड इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। यस,
सो अगर आपकी कॉन्वर्जेशन की शुरुआत ही झगड़े से हो रही है तो आप सोच ही सकते हैं कि इल्जाम ही लगेंगे, झगड़ा ही रहेगा और शायद सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि जब कभी भी हम किसी को ब्लेम करते हुए किसी भी कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं सो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि हम सामने वाले को कल्प्रिट ही ठहराएं। और ऐसे में जब सेल्फ डिफेंस एक चीज आती है सो वो वर्बली भी आती है, म्यूचुअली भी आती है, और फिर आप सभी को पता है कि सेल्फ डिफेंस में इंसान बहुत कुछ करता है। सो कई बार हर्ट भी करता है, कई बार अब्यूसिव भी हो जाता है, अग्रेसिव भी हो जाता है, और इसीलिए रिश्तों में कई बार सॉल्यूशंस नहीं आ पाते किसी भी डायलॉग के। सो जब कभी भी हम बात ये करते हैं कि एक रिश्ते में हेल्दी डायलॉग हो तो ध्यान रखिए कि वो डायलॉग इस प्रकार हो कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें, ना कि कटघरे में रहकर उनसे किसी चीज का सवाल करने की कोशिश करें। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। साथ ही प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जो सबसे अहम रिश्ता है, जो मुझे लगता है हर रिश्ते की दूरी है, हर रिश्ते का बेस है, पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन क्या हम इन मैट्रिमोनियल रिलेशंस को सही ढंग से हैंडल कर पा रहे हैं? और आजकल के बदलते सिनेरियो में जहां हर तीसरे दिन आप डिवोर्स की बात सुनते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आज हम इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास जी, अब एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो बहुत सारे लिसनर्स इसका आंसर सुनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में ना लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल मैरिज वो है जहां न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो बुजुर्ग जो होते हैं उनको ऐसा लगता है सक्सेसफुल मैरिज वो है जो जॉइंट स्ट्रक्चर में है, क्योंकि वहां पर आपके पास बहुत सारे लोगों का प्यार और गाइडेंस है। और यंगस्टर्स को लगता है कि अगर हम अकेले रहें, इंडिपेंडेंस मिले, तो हमारी शादी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि हम बाकी सारे लोगों के इतने सारे मतभेद और मन भेद से बच जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, सही रिश्ता या सही पैरामीटर है क्या? हमारे हिसाब से भावना मैम ये चीज़ थोड़ा सा सब्जेक्टिव है जी, कि एक न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली में कहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा जी। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी, अगर शादी होने के तुरंत बाद, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्टेड कमिंग अप इवन आफ्टर 2 और 3 months ऑफ मैरिज और 4 months ऑफ मैरिज, 6 months ऑफ मैरिज, एंड कई बार वहाँ पे पेरेंट्स का ओवर इंटेलिजेंस एंड इंटरवेंशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा था जी। तो मेरे हिसाब से चाहे वो न्यूट्रल फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि उन दो इंडिविजुअल्स की, भले वो लव मैरिज है, भले वो अरेंज मैरिज है, लेकिन वो शादी पहली बार हुई है जी। तो आपको, अगर आप हर एक एंड में दोनों इन लॉज की बात कर रहा हूँ, चाहे लड़की की तरफ से चाहे लड़के की तरफ से, अगर आप हर एक छोटी से छोटी डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो लोग आपके घर पे रह रहे हैं, चाहे वो लोग अलग रह रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि हस्बैंड वाइफ भले किसी और शहर में रहते हैं, लेकिन वाइफ एंड अप टॉकिंग टू हर मदर एवरी सिंगल डे on whatever happens in the family. Yes. Husband keeps on getting advice from his mother on whatever happens in the family. Yes. तो मुझे लगता है फैमिली स्ट्रक्चर से ज़्यादा यहाँ पे जो इंडल्जेंस है, इंटरवेंशन है, आप कंसर्न शो करिए एज अ पेरेंट, एज अ माँ बाप, लेकिन उस कंसर्न को इंडल्जेंस, इंटरफेरेंस ना बनने दीजिए। स्पेशली जब पहले 2-3 साल में वो बच्चे अपने आप को भी देख रहे हैं, शादी उनकी भी पहली बार हुई जी, राइट? सो दे आर स्टिल लर्निंग दैट, लर्निंग ऑल द नुएंसेस ऑफ व्हाट इज टू बी गेटिंग मैरिड, राइट? आई थिंक वहाँ पे अगर पेरेंट्स अपने आप को पुल बैक कर लें तो बोथ द काइंड ऑफ मैरिजेस, बी इट जॉइंट स्ट्रक्चर, बी इट न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिलीज कैन सर्वाइव इक्वली एंड वेरी हैप्पीली, ये हमें लगता है। तो दोस्तों, अगर आप उस स्ट्रक्चर में हैं जहां आपके साथ आपके इन लॉज रहते हैं, या फिर आप एक जॉइंट स्ट्रक्चर में हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, सो इस स्ट्रक्चर में भी आप अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपनी शादी को बहुत ही खूबसूरती से निभा सकते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है क्या आप समझदारी दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप अकेले रहते हैं तो इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए, वो ज़रूर आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार अकेले रहना ही एक बहुत बड़ा कारण होता है झगड़े का और रिश्तों में दरार आने का। सो दोनों ही कंडीशंस को हम कभी भी जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूँगी जिस भी कंडीशन में आप रहते हैं, सबसे पहले किसी भी रिश्ते को निभाने में अपनी ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और समझदारी जरूर दिखाएं। विकास जी, अब जो सवाल आएगा ना, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब पति पत्नी के साथ एक बच्चा आ जाता है तो उनके लिए ना वो फेविकॉल का बॉन्ड बना देता है, मतलब उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जमाने से ये कहा जाता है
कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की अनबन है या मन मुटाव है, मतभेद है, हाँ जी, तो ऐसे में बच्चा जो होता है ना, वो आके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब बच्चा आ जाता है तो वो बच्चा जो है वो अपने आप में बॉन्ड क्रिएट करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। कितना सच कितना गलत। सो भावना मैम, इसे हम इसे थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में देखते हैं, बिकॉज आज 2023 में हर तरह के सिचुएशंस है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन है कि पेरेंटिंग हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट दीज डेज। तो लेट्स से वो बच्चा तो हो गया, लेकिन बिकॉज वो एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं एंड मैक्सिमम सिनेरियोज में वो बच्चा माँ ही देख रही है, हस्बैंड अपने वर्क पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बिकॉज शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, शी इज गेटिंग frustrated, agitated every single day because of all these plethora of responsibilities जो कि उनकी तरफ आ गई हैं। तो इस वाले केस में वो बच्चा उस बॉन्ड की तरह वर्कआउट नहीं कर रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कई टाइम से चला आ रहा है कि अगर अनबन हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उस 3-4 साल की शादी है एंड वाकई में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेवल, उस केस में अगर एक बच्चा आ जाए तो मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानता हूँ जिसने उस किड ने, उस बच्चे ने उस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने का भी काम किया, उस कमराडरी को, उस लॉस्ट लव को दोबारा लाने का भी काम किया। तो हमें हमेशा लगता है कि वो 2 इंडिविजुअल्स का डिसीजन होना चाहिए इवेंचुअली, बिकॉज इस शादी की गाड़ी उनको चलानी। मैं आपके सारे व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, भले पूरी दुनिया है, आपके माँ बाप हैं, लेकिन इवेंचुअली वो जो शादी है वो आपको ही चलानी है। उस शादी में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कौन सी चीज़ किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि शादी के पहले साल यू आर वेल मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैव अ बेबी, स्टार्ट अ फैमिली, सो बी इट। अगर आपको नहीं लगता है देन यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन एल्स। अगर आप अभी भी एक दूसरे को समझ रहे हैं तो आपको किसी और को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम। जब आपको लगे एक बेहतर टाइम है कि अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बिकॉज उसका प्रोसेस जितना ईजियर हो, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक बच्चे का। तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही समझ के, एक दूसरे से डिस्कस करके, जैसे कई बार अगर आप बोले तो कपल काउंसलिंग में कई बार फैमिली प्लानिंग के भी इश्यूज आते हैं कि हम क्या अभी प्लान करें, क्या नहीं करें। तो इवेंचुअली nobody else can take that decision on your behalf, only as per your current scenarios and circumstances you should take that wise call whether to go for it or not without listening to anybody else. बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मन मुटाव को कोई और ठीक कर देगा, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई और जिम्मेदार हो सकता है एक बच्चा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये सोच कर कि ये बच्चा आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आप एक बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन जब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो बच्चा ही है जो सफर करता है। आप दोनों सफर नहीं करते हैं, वो बच्चा सबसे ज्यादा सफर करता है। और एज अ चाइल्ड और एज एन एडल्ट वो जिस पीड़ा से गुजरता है उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो एक ड्रिफ्टिंग परिवार ही मिला है। जरूरी है कि ये डिसीजन आप सोच समझ कर लें और सिर्फ इस थॉट से ना लें कि आज हमारे बीच मनमुटाव है तो एक बच्चा आकर ये सारे मनमुटाव को ठीक कर देगा। विकास जी, अब अगला सवाल बहुत कॉमन है। हाँ जी। कॉमन इसलिए क्योंकि हर इंसान इससे जूझ रहा है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है एक ही इंसान से। वो एक इंसान या तो पत्नी है या पति है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज है वो है कंपैरिजन। जी, बिल्कुल। आजकल के जमाने में रिश्तों में कंपैरिजन है। सो एज हस्बैंड एंड वाइफ आपने देखा होगा कि पूरा सोशल मीडिया भरा होता है #कपल गोल्स। एक तरफ तो कपल गोल देने के लिए आपके पास प्रियंका और निक जोनस हैं, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं, और ऐसे सारे कपल्स हैं जो अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं। और ये सारी एक्सपेक्टेशन फिर हर कपल एक दूसरे से बना भी लेता है। ये माना जाता है कि भाई जो भी दूसरे दुनिया में बाकी सब लोग कर रहे हैं वो हमारे घर में क्यों नहीं, क्यों आप ऐसे नहीं दिखते हो, या तुम ऐसी क्यों नहीं ड्रेसअप होती हो, तुमने ये क्यों नहीं किया। और ये सारी शुरुआत होती है, क्या कहते हैं ना, जो झगड़े की जड़ जैसे कहा जाता है। ये झगड़े की शुरुआत ही कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन से होती है। मुझे बताइए कि क्या रिश्तों में इस प्रकार के कंपैरिजन या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए?
अगर मैं एक लाइन में बोलूं या एक शब्द में बोलूं भावना मैम, तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए जी। मुझे हमेशा लगता है कि these days स्पेशली इन द करेंट सिनेरियो वी डोंट हैव रिलेशनशिप्स, वी टेक हॉस्टेजेस। यस, मतलब हम सामने वाले को, अपने पार्टनर को, बिकॉज एक शादी हो गई है, यस, बिकॉज एक फंक्शन था, बिकॉज कार्ड बटे थे, बिकॉज आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बिकॉज आपके मेहमान आए, बिकॉज किसी पंडित ने आपके साथ वचन लिए हैं, ये सब इस बात को कहीं भी रिफर नहीं कर रहा है कि शादी के पहले दिन से, एंड मैं यहाँ पे लव मैरिजेस को भी ऐड कर रहा हूँ, यस, बिकॉज आई फर्मली बिलीव स्पेंडिंग टाइम विद समवन एंड स्पेंडिंग लाइफ विद समवन आर ऑलवेज टू डिफरेंट थिंग्स। यस, मैरिजेस के बाद हमेशा चीज़ें बदलती हैं रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस बिफोर द मैरिज। तो अगर शादी के पहले दिन से आप ऐसा मान लेते हैं कि ये जो दूसरा पर्सन है, दूसरा इंडिविजुअल है, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर मूड्स, यस, हमारे सारे बिहेवियर, एक्शंस, हमारी सारी इंटरनल फीलिंग्स, पहली बात तो इनको पता होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ अंतर्यामी होना चाहिए, उसके बाद दे शुड हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू फिक्स दैट एज वेल। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है एक पर्सन पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस डाल देना जी। कि वो आपके फ्रेंड बन के भी रहें, वो आपको बाहर भी ले जाएं, वो आपको फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर रखें, वो आपसे कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करें, वो आपसे इंटीमेसी लेवल भी अच्छा बना के रखें, वो आपकी सारी बात माने, वो आपका, जैसे कई बार ये तो बहुत ही कॉमन है भावना मैम कि ये सवाल आना कि वो मेरा स्टैंड नहीं लेते हैं। यस, तो जहाँ कहीं भी मैंने गलत भी किया है, so he should stand next to me and say कि ये ठीक है। Correct. तो I think you should not set the bar of your expectations that high, Yes. because eventually आप वो सारी चीजें एक सिंगल इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Yes. एंड मैं यहाँ दोनों पार्टनर्स के लिए बोल रहा हूँ, हस्बैंड का वाइफ के लिए एंड वाइफ का हस्बैंड के लिए। मुझे लगता है कि if you really want to start a happy marriage, you should start identifying the differences as well, and you should also celebrate those differences. Yes. अगर आपके पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, अगर आपकी वाइफ लेट्स से 5 चीज़ों में अच्छी हैं, 2 चीज़ों में आपके हिसाब से उन पैरामीटर्स पे वो फुलफिल नहीं कर रही हैं, then so be it, because she is a different person. आपके हिसाब से आपने जो बाहर सोशल मीडिया में देख लिया और आपके अपने ऑफिस में देख लिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख लिया, आपने उनको बस एक दिन देखा है, यू आर नॉट इन देयर शूज, यू डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। तो मुझे लगता है कि उसको अपनी लाइफ का रेफरेंस ना बनाइए, अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ, कमराडरी को अपना रेफरेंस बनाइए, एंड इसमें कोई भी टास्क लेके ना चलिए कि इसको आप 1 दिन में ठीक कर देंगे या 15 दिन में ठीक कर देंगे या महीने भर में ठीक कर देंगे। दिस इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज यू टू आर इंडिविजुअल्स, यू टू आर ह्यूमन बीइंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेल, ट्राई टू टॉक इट आउट, ट्राई टू कॉन्वर्सेट रियली वेल, एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे वो आपसी समझ, वो अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे एक दूसरे के बीच में बहुत डेवलप हो गई है। तो दोस्तों वाकई एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन तो इतनी बुरी चीज़ है किसी भी शादी के लिए, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल भाग्यश्री के जैसे मैंने प्यार किया जैसी होगी, सो ऐसा नहीं होता है, वो एक इंडिविजुअल है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम को जब आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो वो आपको हंसती मुस्कुराती सजी धजी मिले, तो शी इज ऑल्सो हैड हर डे। जरूरी नहीं है कि शी इज हैड अ वंडरफुल डे और आपको वो वैसे ही मिलेंगे। और इसी प्रकार कई बार वाइफ्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि पति ऑफिस से घर आया नहीं कि एक लंबी सी लिस्ट लेकर वो तैयार है, क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है, आपको शॉपिंग पर जाना है या फिर आपको कोई 100 काम निपटाने हैं, सो यू एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ बिल्कुल तैयार होंगे। और ऐसी छोटे छोटे झगड़ों से शुरुआत होती है और बाद में परेशानी आती है कि ये छोटे से झगड़े की शुरुआत होते होते आप पीछे का पूरा जो बैकलॉग होता है ना, उसे एक दूसरे पर थोपना शुरू कर देते हैं कि फलानी शादी में तुम नहीं गए थे और तुमने इस दिन ये वाली सब्जी नहीं बनाई थी, तुमने ये काम टाइम पर नहीं किया था। और उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए सिर्फ ब्लेम है या फिर क्या हम सिर्फ यही चीजें याद रख रहे हैं, कोई अच्छी चीज हमें एक दूसरे की याद नहीं है। बिल्कुल। एंड दैट इज द एंड। आई मीन, क्या हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक ही इंसान से रखें, ये ठीक है? सो मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात कहती हूँ कि अपने रिश्तों में
थोड़ा सा बंटवारा करिए, स्प्लिट करिए अपने एक्सपेक्टेशंस को। अगर आपको दोस्त की जरूरत है तो दोस्त बनाइए, वो एक्सपेक्टेशन आप अपनी पति और पत्नी से मत रखिए, उन्हें भी दोस्त समझिए, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करिए कि वो हर चीज में आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल को स्पेस देने की जरूरत है। आज की बात बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कितने इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस बाकी सारे लोगों से। और अब सबसे अहम सवाल, एक पति पत्नी का रिश्ता जिस चीज पर डिपेंड होता है वो होता है हमारे फिजिकल इंटीमेसी पर। कितनी इम्पोर्टेंट है फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि अगर हम भारत के सिनेरियो में देखें तो भारत में फिजिकल इंटीमेसी सबसे नीचे आती है। एक्सपेक्टेशंस में सबसे ऊपर जो चीज आती है वो आती है कि आप कितने एफिशिएंट हैं। लेकिन हम जब कभी भी किसी रिश्ते की बात की जाती है, उसके बॉन्ड की बात की जाती है, तो उसमें फिजिकल इंटीमेसी को हम बहुत ही कम मार्क्स देते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भावना मैम। इनफैक्ट जहाँ तक मेरे स्टैट्स क्लियर हैं, हर 5 में से 3 केसेस आर लार्जली रिवॉल्विंग अराउंड लैक ऑफ इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप और मैरिज, जो कि सोल सफर पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट ओनली अबाउट लेट्स से गेटिंग फिजिकल और हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिजिकल इंटीमेसी ऑल्सो कंप्राइजेस एक दूसरे को हक करना। कई बार ये बहुत छोटी चीज, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, जैसे हम भाग रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए, ऑफिस के स्केड्यूल की वजह से हम ये हक करना ही भूल जाते। हम एक दूसरे को गले नहीं लगाते हैं। एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन भी आप एक दूसरे को जेन्युइनली गले लगाते हैं, आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो ऐसे ही आउट हो जाता है, जब आप एकदम पूरे दिल से एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड दूसरा, फिजिकल टच एज इन किसी भी मूवी देखते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, राइट जी। चाहे वो आप घर में बैठे हैं, चाहे थिएटर में बैठे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो बैक सीट पे चली जाती हैं बिकॉज ऑफ शादी के बिजनेस की वजह से, बच्चे की वजह से, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दैट इंटरकोर्स पार्ट एज वेल। सो मेरा 107.8 लिसनर्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते में उस इंटीमेसी को खोने ना दें, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस कमराडरी को कहीं ना कहीं अगर वो इंटीमेसी होगी तो आप देखोगे आप एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर वे में, ज़्यादा अच्छे वे में समझ रहे हैं, एंड वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो कोशिश करिए उसको कभी ना खत्म होने दीजिए अपनी लाइफ से। तो दोस्तों, एक वर्ड होता है रोमांस। सो जिंदगी में जब आपके अंदर रोमांस होगा ना, तो आप एक दूसरे को प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल इंटीमेसी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप पति और पत्नी हैं और ये एक पति पत्नी के रिश्ते की जरूरत है, सो वो फिजिकल इंटीमेसी उतनी ज्यादा कारगर नहीं होगी जितना आपका प्यार से किया हुआ हग या फिर रोमांस। सो ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों में वाकई एक डिफरेंस लेकर आती हैं, लेकिन इन्हें अपनाने की जरूरत है। और इन्हें प्लीज एक प्रिस्क्राइब्ड पिल के जैसे कभी भी इस्तेमाल ना किया जाए कि हमें एक मैरिज काउंसलर ने बोला था हमें हग करना चाहिए, सो सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले चलिए हग कर लेते हैं। सो वो हमेशा से आर्टिफिशियल रहेगा और वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा जिस जादू की झप्पी की बात विकास भदौरिया जी ने की थी। सो जब कभी भी आप अपनी शादी में रोमांस लाने की कोशिश करें, प्लीज उसे नेचुरल रखने की कोशिश भी करें। डेफिनेटली इसमें जेन्युइननेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावना। जब भी करें, भले वो 20 सेकेंड का डीप हग हो, लेकिन अगर वो दिल से होगा तो बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमने बात की, बहुत सारे आयामों पर हमने बात करने की कोशिश की। डेफिनेटली आप सभी को ढेर सारे मैसेजेस जरूर मिले होंगे, लेकिन जाने से पहले विकास जी, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। विकास जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? आपके सारे लिसनर्स को 107.8 के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी शादी में, लेकिन अगर आप दोनों साथ में हैं, अगर आप दोनों चाहते हैं, तो वाकई में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। बस कई बार यू जस्ट हैव टू रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सर्टेन थिंग, राइट? अगर आप उस चीज़ पे काम करेंगे
अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, इंटीमेसी पे काम करेंगे, एक्सपेक्टेशन गैप्स को थोड़ा सा कम करेंगे, राइट, कंपैरिजन नहीं करेंगे, इन लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं अलाउ करेंगे। yes. ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि आप अपने बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, बहुत ज़्यादा पुख्ता करेंगे मेरे हिसाब से। अगर एक रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं तो उसका एक ही की तरीका हो सकता है, वो ये है कि आप अपने रिश्ते को जब असेस करते हैं ना, सो वो दूसरों की आंखों से या दूसरों के पैरामीटर से नहीं, अपने विजडम से जरूर असेस करें। अक्सर जब हम दूसरों के नजरिए से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम कई बार गलत हो जाते हैं और वहीं से शुरुआत होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट जरूर करिए फॉर व्हाट एन इंडिविजुअल इज, उसे कभी भी मत गंवाने की कोशिश करिए। कभी भी एक दूसरे को इसलिए डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड क्योंकि वो मेरी पत्नी है या मेरा पति है। जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, आई कैन वाउच यू कि आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसी बात पर एक बार फिर से विकास जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दोस्तों, वक्त है साथी में आज आपसे इजाजत लेने का, लेकिन वादा करती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगे आपके साथ लेकर एक और नया टॉपिक। लेकिन तब तक के लिए आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।